नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रत्यक्ष एकेडमी प्रतापगढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं निकेंद्र शेखावत आपके लिए फिर से रिवीजन की क्लास में लेके आया हूं। हमने मेवाड़ के बहुत सारे पार्ट किए, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें की, मेवाड़ में लगभग हो गए। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़। बोर्ड पे दिख रहा है आपको, मालदेव राठौड़ मारवाड़ का हीरो। मालदेव से क्वेश्चन आते हैं, जानकारी होनी चाहिए, और ऐसे ही हम मारवाड़ के मोस्ट लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कार्रवाई को। आज की कार्रवाई कहती है मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ कौन है? सबसे पहला जो वही नॉर्मल बातें, पहले पिताजी का नाम है गंगा राठौड़। कौन सा राठौड़? गंगा राठौड़ पिताजी का नाम है जी। ठीक है भैया, ओके, ठीक है। और कहते हैं कि इनका जो राज तिलक हुआ है, राज तिलक वाली जगह भी थोड़ी याद रखिए, सोजत। राज तिलक का हुआ सोजत में हुआ है। चलिए अब सुनिए थोड़ी सी बातें। एक्चुअली में कुछ ख्यात या कुछ साहित्य लोग जो कहे वो कहते हैं कि मालदेव अपने पिता की हत्या करके राजा बना है। ठीक है भैया, हाँ जी, हत्या करके राजा बना, इसलिए इसे मालदेव को पितृहंता भी कहा जाता है। जबकि कुछ ख्याते कहते हैं कि नहीं, ये तो धोख खाने गया था और राणा गंगा खिड़की में बैठा था अफीम खा के और चक्कर आके गिर गए, इसमें मालदेव का क्या दोष। लेकिन जो भी हो, ठीक है, ओके भाई। दूसरी चीज, मालदेव जब शासक बना तब मारवाड़ की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। यूं समझ लीजिए गंगा जी अफीम वगैरह या नशे में ज्यादा रहते थे, तो सूर्य अस्त बना मस्त वाली टाइप की फीलिंग लेते थे। और यूं समझिए कि सामंतों पे कंट्रोल भी कम हो गया था, सामंत भी थोड़ी स्वतंत्रता की तरह ही बातें करने लग गए थे, अर्ध स्वायत्त शासी सामंत ठिकाने बन गए थे। दूसरी चीज, पड़ोसी सीमाओं पर भी थोड़ा कंट्रोल कम हो गया था। तो कहा जाता है कि जब मालदेव का राज तिलक हुआ तो मालदेव के पास सिर्फ 2 परगने थे, एक जहां राज तिलक हुआ सोजत, और एक जोधपुर शहर या जोधपुर जो जहां का वो राजा है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं मालदेव के बारे में, जो मैं यहां लिख भी रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, 52 युद्धों तथा एग्जाम में आ जाती है लाइन कई बार, 58 परगनों का या ठिकानों का विजेता। कौन है? मालदेव। थोड़ा ध्यान दीजिए, मालदेव के पास भले ही जब वो राजा बना तब कंट्रोल कम था, सामंत भी उसके अधीन नहीं थे, लेकिन मालदेव को 52 युद्धों का और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। क्लियर बात है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मालदेव के बारे में बताते हैं आपको। चलिए, मालदेव की प्रारंभिक विजय, कुछ जगह लिखा रहा हूं जिनको उन्होंने जीत लिया है। 58 परगने ऐसे ही नहीं बनते हैं, 58 परगने कैसे बने, कैसे वो विजेता बना है, कुछ विजय आपको याद भी होनी चाहिए। जैसे एक जगह है भाद्राजून, जी हां, भाद्राजून एक जगह है। चलिए, यहां कोई वीरा सिंघल नाम का कोई व्यक्ति था और उसको हराया। राठौड़ों को की ही एक ब्रांच है सिंघल। चलिए, भाद्राजून पे कब्जा, आगे बढ़ते हैं। जालोर जीता इन्होंने। कोई राजा था या कोई शासक था, सिकंदर खान, लसाड़ा का युद्ध हुआ है यहां पे, सिकंदर खान को हरा दिया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सिवाना जीत लिया इसने। ठीक है भैया, सिवाना जीत लिया। यहां के कोई डूंगर सिंह थे, डूंगर सिंह को भी हरा दिया इन्होंने। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इन्होंने नागौर भी जीत लिया। नागौर का कोई दौलत खान था, उसको चेप दिया, उसको हरा दिया।
ओके भाई, और इस वाले की थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा याद रख लीजिए। हीरा बाड़ी का युद्ध हुआ है, ये काय का युद्ध कहते हैं इसको, हीरा बाड़ी का युद्ध हुआ है, ठीक है। और इसको हराने के बाद एक बात थोड़ी सी और लिख सकते हो आप, और वो बात है कि मालदेव को यहां से दरिया जोश, याद रखना भैया, दरिया जोश नामक हाथी मिला। बहुत अच्छा हाथी बताते हैं, दरिया जोश हाथी प्राप्त हुआ, हाथी मिला, हाथी मिला। जी हां, इस लड़ाई से इसको ये फायदा हुआ। थोड़ा ध्यान रखना, आगे ये लड़ाई काम भी आएगी। चलिए पांचवी बात कर लेते हैं अपन, मेड़ता, मेड़ता पर अटैक। मेड़ता का वीरम देव है, वीरम देव राठौड़। आप बोलोगे सर ये तो इनके एक भाई बंधु है। जी हां, इन्हीं के भाई है, 2-3 पीढ़ी पीछे जाओ तो दादा एक है इनका, लेकिन सिंहासन है, राजतंत्र है, और राजतंत्र में कोई भी बाधा नहीं बन सकता। कहा जाता है कि ये जो पंगा हुआ है ना, इसका कारण दरिया जोश हाथी है, दरिया जोश हाथी, ठीक है भाई। चलिए, इसका कारण है दरिया जोश हाथी है। कहते हैं कि जब नागौर विजय करके और हाथी जीत लिया था, तो मालदेव ने कहा कि हाथी जोधपुर पहुंचा देना, और वीरम को भी पसंद आ गया था, वीरम देव को भी। तो इन दोनों के बीच में इसको लेकर मतभेद हो गया था थोड़ा सा, तो मेड़ता को भी विजय कर लिया। ये आपके जो प्रारंभिक इसकी विजय थी, उसने सभी का नंबर ले लिया, सभी सामंतों को कंट्रोल किया इसने सब जगह के। और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 6 नंबर और लिखा देता हूं, जैसलमेर के भाटियों से, जैसलमेर के भाटियों से क्या छीन लिया, पोखरण छीन लिया। ये भी मालदेव की उपलब्धि है, भाटियों पे अटैक किया था इसने और पोखरण छीन लिया। देखिए दोबारा एक बार, बादराजोन, जालौर, सिवाना, नागौर। नागौर वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि हाथी वाथी का प्रकरण हुआ है यहां पे। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैकेनिको। अब कुछ विशेष बातें, मालदेव व मेवाड़, मालदेव तो मारवाड़ का है, का संबंध, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इन दोनों का संबंध दिखाना है, कैसा रहा है कैसा नहीं रहा है। चलिए मैं दिखाना चालू करता हूं संबंधों को। नंबर 1 की बात करूं तो संबंध तो यह है कि भैया 1527 की बात है, एक लड़ाई हुई थी खानवा में मालदेव ने किसकी मदद की थी, याद है ना आपको, सांगा की सहायता। हम तो यहां तक पढ़ के आए हैं कि इस युद्ध में घायल सांगा को मालदेव ही युद्ध भूमि से बाहर निकालता है। चलिए, तो यहां से हेल्प की शुरुआत होती है, सांगा के पक्ष में लड़ा, ठीक है। किताब कहती है 4000 सैनिक, कोई कहते 14000 सैनिक लेके गया था ये। ओके भैया, दूसरी बात क्या करें अपन, 1535 जो मैंने कल वाली क्लास में कराया था आपको, है ना, दूसरे शाखे के समय अटैक किसका हुआ था, बहादुर शाह गुजरात वाले का, के आक्रमण के समय सहायता। देखिए भैया यहां पे भी मालदेव अच्छा सहायता कर रहा है, यानी इनके संबंध वो जोधा के बाद, कुंभा और जोधा वाली लड़ाई के बाद अच्छे ही रहे, यहां पे भी सहायता कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, 1540 उदय सिंह, प्रताप के पापा हैं, उदय सिंह एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का नाम है मावली युद्ध। कौन सा युद्ध भैया, मावली युद्ध में सहायता। आप मुझसे पूछोगे सर ये मावली का युद्ध उदय सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा है, तो आपको बताना होगा बनवीर के विरुद्ध लड़ रहा है, बनवीर के खिलाफ लड़ रहा है। ओके डन। यानी 3 चीजें मैंने लिखाई है, इससे पता चलता है कि मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध तो बहुत अच्छे हैं भैया। मालदेव हर बार सहायता करने के लिए आ रहा है, मालदेव अच्छा आदमी है इसका मतलब। किंतु प्रॉब्लम क्या हुई, हाँ प्रॉब्लम ये हुई जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, नोट डाल के प्रॉब्लम को लिखनी है। नोट। पाली के पास एक जगह है खेरवा, क्या नाम है, खेरवा। ओके भैया,
खेरवा की झाली रानी के विवाह पर मतभेद। ओ हो, मतलब वापस वही बात, एक विवाह को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई। मामला क्या है पूरा, फिलहाल इतना याद रखना है। खेरवा में झाला जैतर सिंह थे, उनकी बेटी है झाली होगी, है ना, झाली रानी से विवाह को लेकर मतभेद हो गए। ओ हो, बात तो सही है भैया। बात क्या सही हुई, झाली रानी जैतर सिंह की दो बेटियां थी, एक बेटी से ऑलरेडी मालदेव ने विवाह कर रखा था पहले से, और दूसरी बेटी से भी करना चाहता था एक बात, लेकिन दूसरी बेटी नहीं चाहती थी और खुद जैतर सिंह भी नहीं चाहते थे, इसलिए उदय सिंह से आग्रह किया गया और उदय सिंह जी ने विवाह कर लिया। एक बात तो इस विवाह को लेकर दोनों में मतभेद हो गए। दूसरी बात थोड़ी मैं यहीं पे बताना चाहूंगा, कहते हैं कि जब ये विवाह हो रहा था, बड़ी का मालदेव से हो गया, छोटी का उदय सिंह से हो गया, तो एक ही घर से दो बरातें निकली, तो इस दौरान कुछ उपहार या गिफ्ट अदला बदली हो गए, यानी जोधपुर जाने वाले उदयपुर आ गए, उदयपुर वाले जोधपुर पहुंच गए। तो कहते हैं कि उदयपुर के गिफ्टों को खोला गया तो उसमें नागनिची माता की मूर्ति निकली, और उदय सिंह ने कहा कि भैया मूर्ति निकली, हम प्रणाम करते हैं, जो भी हो हम इनका मंदिर बनाएंगे। तो उदयपुर में नागनिची माता का मंदिर है, वो कैसे आई थी कि वो जो झाली रानी थी उसके साथ मूर्ति आ गई थी, इसलिए वो मंदिर बना था। ओके, अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं। आगे बढ़ाता हूं, जब मालदेव और इनके मतभेद हो गए तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 1557 एक लड़ाई है, हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा युद्ध तुम्हारे दिमाग में कईयों के चल रहा है कि जयपुर का है, ना मुन्ना ना, कंट्रोल कर अपने आप को, अजमेर का है ये, अजमेर में है ये हरमाड़ा। ये लड़ाई हुई, ये लड़ाई कहते हैं उदय सिंह एक तरफ है, ठीक है भाई, और सामने है अजमेर का है कोई हाजी खां पठान। ओके, हाजी खां पठान कहते हैं कि पहले तो उदय सिंह हाजी खां पठान के पक्ष में था, कोई एक लड़ाई में सहायता भी की है इन्होंने, लेकिन उदय सिंह ने बाद में कोई एक मांग रख दी। फाइनली मैं बता देता हूं यहां पे कि युद्ध का कारण ओके, और युद्ध का कारण कोई रंगराय नामक वेश्या है, रंगराय नामक वेश्या को लेकर लड़ाई हुई है, और उसको लेकर ये लड़ लिया आपस में। ओके, हुआ क्या कि पहले तो सहायता की थी, और ये मुजरा वगैरह होता था उस दौरान, उन्होंने इसका देखा, मुजरा देखा तो उदय सिंह को बहुत पसंद आई, और उदय सिंह ने कहा बसंती आज से तू सिर्फ अपन के लिए नाचेगी, उदय सिंह के लिए नाचेगी। रंगराय को बोला, और हाजी का पठान पहले से ही बैठा था, नहीं भाई साहब इसकी तो बुकिंग हो चुकी है, ये तो अपन के लिए ही नाचती है सिर्फ, हाँ या ना। इन दोनों में विवाद हुआ, लड़ाई हुई। हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी बात के लिए लड़ रहे हैं दोनों, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात यह है हमें याद रखने वाली कि मालदेव ने हाजी खां की सहायता की है। इसमें मालदेव ने हाजी खां की सहायता की, समझ में आई कि नहीं? मालदेव ने किसकी सहायता की? हाजी खां की सहायता की। थोड़ा ही ध्यान रखने वाली बात है। चलो, तो फाइनली शुरुआत में अच्छे संबंध थे, बाद में बिगड़े हैं, बिगड़ने के कारण, बिगड़ने की स्थिति आपको बताई दी। बिगड़ने का मेन कारण यही है। कौन सा कारण था? खेरवा की झाली रानी की शादी को लेकर विवाद हो गया, तो बाद में वापस कहां पे अपना बंदा बदला लेता है? इस लड़ाई में बदला लेता है। ये होता है, आदमी मौका ढूंढता है तो मौका मिल गया उसको। मेवाड़ के साथ संबंधों की बात ये है। आगे बढ़ते हैं। मालदेव व बीकानेर, मालदेव और बीकानेर। चलिए भैया, मालदेव ने कहते हैं कि बीकानेर पे अटैक कर दिया। अब बीकानेर का राजा है राव जेत सिंह राठौड़। राव जेत सिंह ने फिर कहा कि यार मान ले यार, थोड़ा दिन पहले हमारा दादा एक है, क्यों अटैक कर रहा है? तो मालदेव ने बोला कि यार तू दादे की बात कर रहा है, मैंने बाप को नहीं छोड़ा, तू कौन है ना? तो स्वाभाविक है, युद्ध होना जरूरी है। तो युद्ध का नाम याद रखना चाहिए आपको। युद्ध का नाम है पहोबा का युद्ध। काय का युद्ध? पहोबा का युद्ध। पहोबा युद्ध कहते हैं इसे। गंगानगर, चलिए भैया, 1541। कौन कौन है? एक तरफ तो आपका मालदेव है ये, ओके भाई, और एक तरफ कौन है? एक तरफ है बीकानेर का राजा, नाम याद होना चाहिए आपको, राव
जेतसी राठौड़, राव जेतसी राठौड़। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसके सेनापति मालदेव के, है ना, एक का नाम है जेता सिंह जी, एक का नाम क्या है जेता सिंह जी, और एक का नाम है कूपा सिंह जी। जेता और कूपा। ओके, कहते हैं कि कूपा ने राव जेत सिंह की हत्या कर दी थी। इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे और मालदेव का बीकानेर पे अधिकार भी हो गया था। मालदेव खुश हुआ इस लड़ाई से, कूपा ने बहुत बहादुरी दिखाई। मालदेव कूपा से भी खुश हुआ कि यार कूपा क्या लड़ा है तू, है ना। किससे खुश हुआ? कूपा से खुश हुआ कि क्या लड़ा है तू। और कूपा से प्रसन्न होकर कूपा को उपहार में क्या मिला? एक तो बोला गया कूपा को कि बीकानेर का एडमिनिस्ट्रेशन तू ही संभालेगा, एक आज से बीकानेर का क्या बनाया? प्रशासक बनाया, प्रशासक। ओके, दूसरी बात बोला कि और क्या करेगा? और कि तुझे मिल दी जाती है डीडवाना, और तो जागीरें मिलेगी आपको पता, खुश होके डीडवाना। ठीक है, और क्या मिलेगा? फतेहपुर शेखावाटी, जिसको कहते हैं फतेहपुर शेखावाटी। और तीसरी झुंझुनू, ये 3 जागीर प्रदान की दिए, झुंझुनू जागीर प्रदान की। ये उपहार में मिले कूपा को। राव जेत सिंह इस युद्ध में ही मारा गया था, बीकानेर पे मालदेव का कब्जा हो गया था। और एक बात और याद रखनी है, क्या कि इस जो आप देख रहे हो राव जेत सिंह, इनका एक बेटा हुआ करता था और उसका नाम है कल्याणमल। और कल्याणमल आपको याद रखना है, भागा यहां से बीकानेर पे जब अधिकार हो गया, और किसकी शरण में भागा? शेर शाह सूरी की शरण में चला गया। शेर शाह सूरी की शरण में चला गया। ध्यान रखने वाली बात यह है। तो पहोबा का युद्ध हार गया, याद रखना, पहोबा, मालदेव और जेत सिंह। चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे मालदेव और हुमायूं के संबंध। हुमायूं कौन है? दिल्ली का बादशाह, इस समय बाबर का बेटा। मालदेव और हुमायूं, दिल्ली का बादशाह और बाबर का बेटा, याद रखें। मैं थोड़ी दिल्ली की स्टोरी सुनाता हूं। आप बाबर के मरने के बाद हुमायूं राजा बना, ठीक है। और उसी समय कोई बिहार की तरफ से एक राजा है, एक शासक है, शेर शाह सूर, सूरी नहीं है, सूर है, शेर शाह सूर नाम का बिहार का कोई राजा है, ठीक है। और वो दिल्ली का राजा बनना चाहता है। वो दिल्ली का क्या बनना चाहता है? शासक बनना चाहता है। और बाबर के सेना में काम तक कर चुका है वो, और मुगलों के बारे में बहुत कुछ जानता है। और कहते हैं कि बाबर के मरने के बाद वो हुमायूं को तंग करता है, और हुमायूं उससे 2 लड़ाई हार जाता है, एक चौसा का युद्ध और एक बिलग्राम का युद्ध। यानी 1539 और 1539 और 40 के अंतर्गत 2 युद्ध हार जाता है। 40 में जो युद्ध हारता है वो निर्णायक युद्ध होता है, और दिल्ली पर कब्जा हो जाता है शेर शाह सूरी का। यानी बिहार के एक राजा ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, शेर शाह सूरी ने, ठीक है। अब हुमायूं को वहां से भागना पड़ा। हुमायूं बेचारा भागता रहा। कहते हैं कि हुमायूं सिंध में आया। हुमायूं कहां आया? सिंध में आया 1541 में। कहां आया हुमायूं? हुमायूं सिंध में था। हुमायूं कहां था? हुमायूं सिंध में आया। सिंध पाकिस्तान में एक जगह है, ठीक है। हुमायूं जब सिंध में आया 1541 में, तो हुमायूं को मालदेव ने सहायता का प्रस्ताव भेजा। किसको भेजा? मालदेव ने बोला कि अरे भाई तू लड़ रहा है और तेरी मैं सहायता कर देता हूं, मान ले मेरी बात। सहायता का प्रस्ताव भेजा। जब हुमायूं भटक रहा था, सिंध की तरफ आया वहां पे, लेकिन इस समय हुमायूं को सहायता करने वाले और बहुत सारे लोग हैं। उसके भाई हैं कामरान, हुसैन अली नाम का उसका कोई एक और भाई है, मम्मेरा तचेरा का पता नहीं कौन सा है, लेकिन उनसे सहायता मिल रही थी। और उसका लक्ष्य था मैं गुजरात जीत लूं, पहले गुजरात की तरफ लक्ष्य ज्यादा कर रखा था, इसलिए इस सहायता के प्रस्ताव पर उसने ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। इसके भाई इसके विरोधी हो जाते हैं, हुमायूं के सहायता करना बंद कर देते हैं। और हुमायूं राजस्थान में एक जगह है जोगी तीर्थ कहां पर है? फड़ौदी में है। कहां पे जोगी तीर्थ? फड़ौदी में आता है। और आके हुमायूं से सहायता मांगता है, या मालदेव से सहायता मांगी। मालदेव को बोला तूने भेजा था ना प्रस्ताव, तो बता, अब करने के लिए तैयार है। मालदेव से सहायता मांगी। याद रखना किसने मांगी?
हुमायूं ने मांगी मालदेव से सहायता। कौन से स्थान पर आया है? जोगी तीर्थ नामक जगह पे आया है। कहते हैं कि तुम मेरे को सहायता कर। चलो, कहा जाता है कि मालदेव ने जब सहायता मांगी तो मालदेव से, तो हुमायूं ने 3 आदमी भेजे थे। हुमायूं द्वारा मारवाड़ भेजे गए राजदूत। सहायता के लिए किसी किसी को तो भेजना पड़ेगा ना, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 3 कौन कौन है। तो नंबर 1 का नाम है मीर समद, मीर समद। नंबर 2 है रायमल सोनी, रायमल सोनी। और नंबर 3 है अतगा खान, अतगा खान। नाम सुना होगा, अकबर के टाइम पे आएगा इसका नाम बहुत ज्यादा, अकबर को पालता है ये, अतगा खान। इन तीनों को भेजा, साहित्य दूत भेजे थे। चलिए भैया, कि हुमायूं जोगी तीर्थ आया हुआ है और आप उसकी सहायता कीजिए। मालदेव ने उसे कहा कि अभी आप बीकानेर चले जाओ, बीकानेर पे मेरा अधिकार है, वहां पे कुपा है, ठीक है, और शीघ्र ही, जल्दी ही हम दोनों मिलकर शेर सासुरी का सामना करेंगे। बात खत्म। इतनी सी बात उसने बोली। और कहते हैं कि बहुत सारे उपहार, ड्राई फूड वगैरह, रतन जड़ित, सोना चांदी, कुछ बहुत सारी चीजें उसने साथ में भेजी थी। बात खत्म हुई। अब ये तीनों वापस आ गए। वापस आए तो हुमायूं ने पूछा भी पता क्या क्या है? कि साहब बढ़िया है काम एकदम, और हमें तो ये कहा है कि हुमायूं को बोलो जाके जोगी तीर्थ है अभी, और वहां से सीधा बीकानेर चला जाए। डन। कहा। थोड़ी देर बाद इन्हीं तीनों ने कहा कि साहब वहां पे एक घटना और घटित हुई है। कि क्या घटित हुई है? कि वहां पे हमने एक दूत और देखा है। अच्छा। कहा। किसका? शेर सासुरी का। वो भी मालदेव के पास आया। कहा। क्या बात हुई? कि ये तो पता नहीं भाई साहब, दोनों को हमको अलग अलग महल में ले जाके बात की। अच्छा। कहा। तो बताओ क्या करना है? कुछ कह नहीं सकते। हुमायूं टेंशन में आ गया कि यार अब क्या करें इस आदमी का। हुमायूं थोड़ा पढ़ने लिखने वाला बादशाह था, पढ़ता लिखता था, किताबें पढ़ने का शौक था, रीडर था, रीडर। और इसलिए कहते हैं कि लास्ट में हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते मर गया था, और वहीं उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो लाइब्रेरियन था उसका, एक पुस्तकालय का जो प्रमुख होता है वो था ख्वाजा सुर्द नाम से, खुर्द नाम से था, पता नहीं क्या ऐसा कुछ नाम है। उसको जाके सलाह मशवरा के लिए बुलाया कि यार ऐसी ऐसी बात है, मालदेव डबल क्रॉस तो कर रहा है, पर किसको कर रहा है पता नहीं। उस लाइब्रेरियन ने कहा कि मैंने इस आदमी का इतिहास पढ़ा है, यह आदमी अपने बाप का नहीं हुआ, यह आदमी अपने भाइयों का नहीं हुआ, तो यार कौन से गाजर मूली का खेत है। हुमायूं बोला है ऐसी बात है। कहा। क्या करें अब? चप्पल हाथ में लो है और उठाओ निकलो। कहते हैं हुमायूं जोगी तीर्थ से, हुमायूं अपने उस जोगी तीर्थ नामक स्थान से सीधा यहां से अमरकोट चला गया। याद होगा आपको, अमरकोट पाकिस्तान में है। अमरकोट चला गया। अमरकोट पाकिस्तान में, यहाँ पे राजा वीर साल रहते थे। राजा वीर साल रहते थे और उनके यहाँ पे सोडा है, राजा वीर साल सोडा उनके यहाँ शरण लेता है। यहीं पे अकबर होता है और फाइनली वो ईरान चला जाता है, वहां की सेना की मदद लेके वो दोबारा आएगा। हुमायूं के साथ ऐसा संबंध बताया जाता है। अब आपको पहली बात क्या याद रखनी है कि 3 आदमी भेजे थे। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि हुमायूं और मालदेव के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ये क्या है। तो इसमें कहते हैं कि दोनों की ही गलती है। हुमायूं कान का कच्चा है और मालदेव ने अति सक्रियता नहीं दिखाई। मालदेव थोड़ा एक्टिव ज्यादा होता, दूतों की बजाय खुद जाता तो ज्यादा फायदा होता। और हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि जोगी तीर्थ आकर अगर ये वो सोचता है कि उसको बंदी बना लिया जाएगा, तो कहते हैं कि जोगी तीर्थ भी इसी का क्षेत्र है, वो कभी भी बंदी बना सकता था। कहने का मतलब है कि अगर दोनों यहां मिल जाते तो फ्यूचर में होने वाली एक लड़ाई है जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध, वो लड़ाई जीत सकते थे। ठीक है, खैर हुआ जो हुआ। आपको इतना याद रखना है कि मालदेव और हुमायूं के बीच में इतना सब कुछ हुआ, लेकिन दोनों एक जगह नहीं हो पाए। ओके, हुमायूं चला गया। अब शेरशाह सूरी को पता चला कि अच्छा ड्राई फ्रूट भेजे जा रहे हैं जोगी तीर्थ, कमाल करते हैं यार, चल तो फिर अपन लड़ेंगे अब। ठीक है, तो अब एक बहुत बड़ी लड़ाई करा रहा हूं मैं, थोड़ा देख लेना। 5 जनवरी 1544,
5 जनवरी 1544। युद्ध का नाम है गिरी सुमेल या गिरी सामेल। इसी युद्ध का नाम है जैतारण का युद्ध। ठीक है, इसी युद्ध का नाम है। लड़ाई हो रही है, एक तरफ है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूर, मैं ही बोलता हूं आपको और मैं ही उल्टा बोल रहा हूं ना, शेरशाह सूर प्लस कौन कौन हो रहा है और साथ में, ठीक है, साथ में आपको ही पता है कल्याणमल राठौड़। इन्हें अपना राज्य चाहिए, इसलिए शेरशाह सूरी के पास है। शेरशाह सूरी ने वादा किया इनको। एक और कौन है, अरे वही है वीरमदेव राठौड़ मेड़ता। ये कहां का है, बीकानेर। ये कहां का है, मेड़ता। सामने है कौन, सामने है मालदेव राठौड़। मालदेव ने अपनी टीम 11 में कोई चेंज नहीं किया। मालदेव का मानना है कि अगर टूटा ही नहीं है तो हम क्यों बदले, है ना, लगातार जीतता हुआ आ रहा है मालदेव, इसलिए फाइनल में पहुंचने के लिए उसने टीम में कोई चेंज नहीं किया। वही है, कौन है सेनापति, सेनापति है नंबर 1 जेता और नंबर 2 कुपा। ठीक है, यही सेनापति है। चलिए, इधर सेनापति नहीं बताया सर आपने, चलिए इधर बता देते हैं। इसका सेनापति कोई खवास खान नाम का आदमी है। खवास खान, खांसी ज्यादा आती होगी, खवास खान, खवास खान नाम का कोई आदमी है। लड़ाई हुई भाई, आमने सामने सेना आके बैठ गई दोनों मैदानों। कहते हैं कि 1 महीने तक दोनों ने तरफ से शेरशाह की हिम्मत रही कि वो अटैक कर सके। जी हां, क्योंकि शेरशाह ने मालदेव की सेना देख के घबरा गया था। उसने इन दोनों को बुलाया कि क्या बोल रहे थे तुम लोग, कि साहब आपको दिल्ली मिल जाएगी, मुझे बीकानेर मिल जाएगा, वो मुझे बैठता देगा। कि यार सेना देख के तो लग रहा है इसकी, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेना लेके आया है, बीकानेर छोड़ो मुझे दिल्ली देनी पड़ती लग रही है। फाइनली शेरशाह सूरी ने सोचा कि ऐसे तो जीत नहीं सकते, है ना, तो उसने एक षड्यंत्र रचा। एक ऐसा षड्यंत्र, एक ऐसी मतलब धूर्तता थी उसके अंदर। शेरशाह सूरी कमीनेपन का उस्ताद आदमी था, जगीरे जैसा कमीनापन भरा पड़ा था इसके अंदर कूट कूट के, और उसने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र अलग अलग कहते हैं। उसने षड्यंत्र में इसका साथ लिया, वीरमदेव राठौड़ का। अब वीरमदेव राठौड़, जेता भी राठौड़, कुपा भी राठौड़, चलो मतभेद है लेकिन आपस में बातचीत तो होती होगी ना, कि घर पे सामान चाहिए यार, लेके आना यार, ठीक है, मेरी घर पे मंगाए। तो उसने कहा कि वीरमदेव ने जेता को और कुपा को, जेता को 20,000 रुपए दिए कि यार तू मुझे है ना ऊनी कंबल लाके देना, और कुपा को 20,000 रुपए दिए कि तू एक काम कर, मुझे शिरोई की तलवारें लाके दे। हो गया। इन्होंने सोचा ठीक है, ऑर्डर मांग रहा, ले लेंगे। इन्होंने अपना पैसे वैसे ले लिए, रख लिए कहीं पे। अब फाइनली शेरशाह सूरी ने एक आधी फारसी में आधी हिंदी में एक पत्र मालदेव को लिखा, कि मतलब वो पत्र ऐसा है कि जेता और कुपा ने शेरशाह सूरी ने जेता और कुपा को लिखा है और गलती से मालदेव को मिल गया है। उसमें लिखा था कि आप चिंता मत करो, कल सुबह हम मालदेव को आपके हवाले कर देंगे, फिर आप हमें अपने अपने इलाके दे देना। फाइनली इतना बड़ा षड्यंत्र, मालदेव को लगा कि जेता और कुपा तो बिक गए यार, अब कहीं करें, ठीक है ना। मालदेव ने सभी सामंतों को मीटिंग बुलाई, सबको बताया कि देखो ये दोनों, देखो ये क्या करेंगे। सभी सामंतों ने कहा कि धूल है यार तुम लोगों पे, देश के साथ गद्दारी की तुम लोगों ने। ये बेचारे बहुत चिल्लाए, कर भाई हम लोग नहीं है, हम नहीं मिले हुए हैं, हम नहीं बिके हुए हैं, मान हमारी बात। तू कहे तो भाई राइटिंग मिला ले यार, हमारी राइटिंग ही नहीं है। लेकिन नहीं माने, कोई नहीं माना, और मालदेव और बहुत सारे सामंत अपनी बहुत सारी सेना लेके जोधपुर लौट गए थे। याद रखना, युद्ध के लिए सिर्फ बचे हैं 12,000 सैनिक। कितने सैनिक? 12,000 सैनिक बचे हैं युद्ध के लिए। और आपको मैं बताऊं इधर कौन से कितने सैनिक है, इधर 80,000 की सेना है। फरिश्ता नाम का एक खुद विद्वान है, राइटर है, इतिहासकार है, वो खुद कहता है कि 80,000 सेना लेके आया था। चलिए भैया, अब सारा मालदेव तो लेके अपने सेना लेके लौट गया, बहुत सारे सामंत भी लौट गए। इसके पास थोड़े बहुत बचे थे कि 12,000 सैनिक है, कोई तो 8,000 ही बताता है इनको, लेकिन 12,000 हम मान लेते हैं। जेता और कुपा को लगा कि ये कलंक लगा दी हम पे, तो हम बिके हुए है ही नहीं, फिर भी बिका दिया हमको, और अब तो मरने के अलावा कुछ है ही नहीं।
मरना है या मारना है। जब जिंदगी में कुछ खोने के लिए ना हो तो ये 12,000 सैनिक दूसरे दिन टूट पड़े भूखे शेरों की तरह, इधर इन पे भूखे शेरों की तरह टूट पड़े और कहते हैं कि 2-3 घंटों में इतना मास अटैक था कि इन 12,000 सैनिकों ने इनके 35,000 सैनिकों को सल्टा दिया था 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर, दोपहर तक। क्यों? क्योंकि अब्बास खान शेरवानी कहता है कि शेरशाह सूरी ने एक चट्टान के किनारे पर बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था कि खुदा बचा, हाँ या ना? तो परंतु बताओ बच्चों, कहते हैं कि इन मुस्लिमों का या मुगलों का, मान लो ये तो अफगान है, चलो मुगल नहीं है यार, उससे पहले तुर्क भी थे, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, उससे पहले अरबी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह। उन सब में एक चीज कॉमन है, ये जब भी युद्ध करने आते हैं एक टुकड़ी, एक रिजर्व टुकड़ी अपने अलग रखते हैं कि तेरा काम ये है कि पीछे से बाद में आना है, तेरे को 5-6 घंटे 7 घंटे बाद आना है, युद्ध पूर्णतः छिड़ जाए तो। वापस वही बात है, 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं फुटबॉल, एक तो 11 के 11 पसीने से तर भरे, 3 घंटे से गोल नहीं हो रहा है, अचानक सामने वाली टीम अपने 2 खिलाड़ी चेंज करती है, वो फ्रेश आते हैं, उन्होंने अभी दौड़ इतनी नहीं की है और वो गेम को बदल देते हैं, गोल कर देते हैं, वो वाली सी बात है। और कहते हैं कि शेरशाह सूरी का एक और सेनापति नाम है जलाल खां जलवानी। जलाल खां जलवानी आया फ्रेश सेना लेके, और ये आते ही थोड़ा जोश आया इनमें, और कहते हैं कि ये वैसे भी थोड़े से कम थे और अब तक बहुत सारे सलट गए होंगे, लेकिन इसलिए आराम से कंट्रोल कर लिया बाद में उन्होंने आराम से, और ये सारे के सारे वीर गति को प्राप्त हुए और शेरशाह सूरी हारते हारते जीत गया। शेरशाह सूरी हारते हारते जीत गया और सारे के सारे वीर गति। यही वो युद्ध है बच्चों जिसमें सर कट गए थे फिर भी धड़ लड़ रहे थे, धड़ लड़ रहे थे उनके सर। आदमी कैसे मरता, सिर काट के मर गया, लेकिन ये मरे ही नहीं। और कहते हैं कि मां भवानी लड़ती थी उस धड़ों के अंदर। कई किताबों में तो ये कहा है कि ये धड़ 8-8 घंटे तक लड़ाई करते थे, 8 पहर 4 घंटे ऐसे लड़ाई करते थे। जब शेरशाह सूरी ने कहा यार ये मर क्यों नहीं रहे, कोई ब्राह्मण था कि साहब ये ऐसे नहीं मरेंगे, मां भवानी है, इनको अगर शांत करना है 2 चीजें काम में आएगी। नंबर 1 गंगा जल का छिड़काव कीजिए, नंबर 2 नील फेंकिए इनके कटे हुए धड़ पे, तब जाके शायद ये शांत हो जाए, वरना ये शाम तक ऐसे ही करते रहेंगे, टन 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 ऐसे ही करते रहेंगे। तो फाइनली ये किया गया और कहते हैं कि शेरशाह सूरी हारते हारते जीत गया। शेरशाह सूरी हारते हारते जीता है ना। तो शेरशाह सूरी का एक स्टेटमेंट है जो एग्जाम में आता है बहुत बार, और वो बोल गया इस मुद्दे पे। शेरशाह सूरी बोलता है, क्या बोलता है कि थोड़ा देख लेना, आपको भी पता होगा। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, बादशाहत खो देता। ठीक है, हिंदुस्तान की क्या खो देता, बादशाहत खो देता एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए। देखो जोधपुर जीतता अगर युद्ध में तो क्या मिलता, जोधपुर में क्या होता है, मारवाड़ में क्या होता है, बाजरा होता है, बाजरा मिलता है ना। लेकिन अगर गलती से यहां हार जाता उसको क्या खोनी पड़ती, दिल्ली खोनी पड़ती, हाँ या ना। तो कहना पड़ा उसको, एक बराए मुश्त एक बाजरा बादशाही हिंदुस्तान का बर्बाद बुरे, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसने कहा, शेरशाह सूरी ने कहा। किस युद्ध के बाद कहा, गिरी सामेल के बाद कहा था, ये याद रखना। युद्ध के आगे की घटनाएं बताता हूं। यह युद्ध जीत चुका था, यहां से शेरशाह ने अपनी सेना के 2 हिस्से किए, खवास खां को भेजा जोधपुर की तरफ और जलाल खां को भेजा अजमेर की तरफ। जलाल खां ने अजमेर पे अधिकार कर लिया, खवास खां जोधपुर गया। मालदेव को जो पता चला कि शेरशाह सूरी की सेना आ रही है तो मालदेव हमेशा की तरह कहां जाता है, इन राठौड़ों की एक ही जगह है और उसको कहते हैं शिवाना दुर्ग, राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी। मालदेव वहां जाके अपनी जान बचाता है। कहानी को मैं थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ाता कहता हूं कि थोड़े लगभग 1 साल शेरशाह सूरी का अधिकार रहा जोधपुर पे, और शेरशाह सूरी ने सूरी मस्जिद भी बनाई है जोधपुर के अंदर। खवास खां का मकबरा भी जोधपुर के अंदर ही है, 1 साल तक रहा। कहते हैं कि 1545 में शेरशाह कहीं कालिंजर उड़ीसा में गया हुआ था, किसी सैनिक अभियान के अंदर कालिंजर गया हुआ था उड़ीसा में, और उस दौरान उक्का नामक यंत्र चलाते हुए शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक बम होता है और बम चेक कर रहा होता है, 2-3 बम फेंकता है, उधर फेंकता वो फटता नहीं है, दूसरा फेंकता वो फटता नहीं है, तीसरा फेंकता वो नहीं फटता, चौथा
तोहफा फेंकता है, वो गलती से वापस उसकी तरफ ही मुड़ के आ जाते, मिसाइल टाइप में था, ठीक है ना, और वो उसकी तरफ आ गया और वो तो बच गया, लेकिन पीछे उसको गोला बारूद रखा था, वहां फट गया जाके, वहां फटा तो आग लगी, तो बारूद में आग लगने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी। जो ही मालदेव को पता चला कि शेरशाह सूरी मर गया, उसने पुनः जोधपुर पे अधिकार कर लिया। ओके डन, और बाकी के राज्यों को लेने की कोशिश करने लग गया। यहां पे एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, वीरमदेव को मेड़ता मिल गया था जब ये गिर सुमेल जीत गए थे, और बीकानेर उनको मिल गया था। मालदेव ने वीरमदेव को से मेड़ता लेने के लिए मेड़ता पे अटैक किया था दोबारा, लेकिन इस समय वीरमदेव जी की मृत्यु हो जाती है। उस समय की बात है, थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूं। और वीरमदेव जी के बेटे हैं जयमल, जयमल राजा होते हैं उस समय। कहते हैं कि जयमल भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और जब मालदेव की सेना ने अटैक किया, उनके सेनापति ने आके बताया, तब वो श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, उनके आगे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। तो उन्होंने अपने सेनापति को ये कहा, सेनापति ने कहा कि महाराज आक्रमण हो गया है, तो उन्होंने कहा मालदेव ने अटैक कर दिया है। उन्होंने कहा तू जा लड़ाई कर, सेना के साथ मैं आ रहा हूं, और वहां पे पूजा पाठ करने लगे। कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर कहा जाता है, इस युद्ध के अंदर श्री कृष्ण मेड़ता वालों पे वैसे ही कर पा रही है, श्री कृष्ण जयमल बनकर लड़ने के लिए आए थे, है ना। एक कहानी भी है कि जयमल बन जूझियो रुक्मणी रो कंत, रुक्मणी को कंत मानी रुक्मणी का हस्बैंड जयमल बन के युद्ध करने आया है अपने भक्त के लिए, ठीक है। और जयमल पूजा कर ही रहा था, फाइनली थोड़ी देर बाद उसको पता चला कि जीत गए, सेनापति जोश में आ रहा है, वो आ रहा है, तो करते हुए आ रहा है, तो उसने कहा महाराज बधाई हो, जीत गए। कहा अरे वाह बढ़िया, कि महाराज आपने कितनी बहादुरी दिखाई। कि मैंने बहादुरी दिखाई, मैं तो युद्ध में गया ही नहीं यार। कि महाराज क्यों झूठ बोल रहे हो, आप इतने खतरनाक तो लड़ रहे थे, अभी आप काबू में नहीं आ रहे, बाहुबली बने घूम रहे थे, आप फटाफट फट 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 सबको सटा रहे थे। जयमल समझ गया कि ये तो अपने कन्हैया की लीला है। और जयमल ने देखा मैदान में, मूर्ति की तरफ देखा, तो मूर्ति के पसीना आया हुआ है, टप 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 पसीना टपक रहा है, और मूर्ति के कान में कुंडल नहीं है। जयमल को लगा अरे ये तो मेरे लिए तो कन्हैया खुद आया लड़ने के लिए। और कहते हैं कि जयमल उस ग्राउंड पे गया, जब युद्ध के मैदान में गया, और वहां ढूंढने लगा, तो सैनिकों ने कहा क्या ढूंढ रहे हो। एक चीज है मेरे कन्हैया की, और वो कुंडल दूसरे कान का वहां मिला। आज भी उस गांव का नाम है कुंडल गांव, है ना। तो से जयमल की एक कथा है थोड़ी सी, कि श्री कृष्ण खुद जयमल के लिए लड़ने आए थे, है ना। जयमल रे सागे जूझियो रुक्मणी रो कंत, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूं। अब मालदेव के ये तो लगभग लड़ाई या सैनिक जीवन से संबंधित बातें थी, ठीक है। मालदेव की थोड़ी सी और बात कर लेता हूं, थोड़ी सी। मालदेव के निर्माण कार्य, ये फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आते हैं। सोजत का किला, रिया का किला, ये सब पाली में है। मालकोट दुर्ग, ये मेड़ता में है। मेड़ता में, ठीक है। और एक दुर्ग पर मालदेव का अधिकार भी था, तारागढ़, अजमेर, अधिकार था ना, बनाया नहीं इसने, इसलिए अलग से लिखा है मैंने। और जोधपुर शहर का परकोटा भी मालदेव ने बनाया है। जोधपुर शहर का परकोटा, जोधपुर शहर का परकोटा भी मालदेव ने बनाया है। याद रखें इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है। सोजत का किला, रिया का किला, मालकोट का किला, तारागढ़ दुर्ग पे अधिकार था इसका, और ये सारी चीजें इसने बनाई है। चलिए मालदेव के इस सैनिक जीवन के अलावा मालदेव की एक चीज और बताता हूं मैं आपको। जी इधर देखिए, ये एक पेंटिंग देख रहे हो आप, और एक स्टोरी है, और आपको पढ़ानी है उसको। रूठी रानी, रूठी रानी, ध्यान रखें। और रूठी रानी का नाम है उमादे, उमादे, उमादे बटियानी, जैसलमेर की है। ये थोड़ा ध्यान रखने, जैसलमेर की है, ठीक है। और उमादे जी के पिताजी का क्या नाम है, लूणकरण भाटी, लूणकरण भाटी जी की बेटी है उमादे। चलिए ये देख रहे हो आप, उमादे ही है ये, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। उमादे जैसलमेर की राजकुमारी, मालदेव ने जैसलमेर पे अटैक कर दिया। मालदेव ने जैसलमेर पे अटैक कर दिया, तो भाटियों ने कहा कि यार देख तू लड़, तू तो यार ताकतवर शासक है, हम तेरे से कैसे लड़े, तो एक काम कर तू पोखरण ले ले हमसे। तो पोखरण ले लिया और चला गया, ठीक है। भाटियों ने मीटिंग की, भाटियों ने मीटिंग की कि यार मालदेव दोबारा आ सकता है कल को, आज तो एक दुर्ग दिए है, दोबारा आ सकता है, दोबारा आए तो कुछ करना पड़ेगा, कि क्या करें।
लड़ाई करें तो भाटियों ने सोचा लड़ाई करेंगे तो मालदेव शाम तक अपना इलाज कर देगा, है ना। तो इसलिए क्या करें कि मालदेव से वैवाहिक संबंध बनाओ, आगे काम आएंगे। चलो ठीक है भाई, वैवाहिक संबंध बनाएंगे। और कहते हैं कि लूणकरण भाटी ने अपनी पुत्री उमादे का विवाह का प्रस्ताव मालदेव के साथ रखा, और मालदेव बोला कि यस, क्यों नहीं करेंगे। उमादे अपनी सुंदरता के लिए अपनी जानी जाती थी। मालदेव बारात लेके आया, मालदेव की बारात आई जैसलमेर में। याद रखना, बड़े ठाट वाट वाला शासक कहलाता है। अभी थोड़ी उपाधियां लिखाऊंगा मैं आपको। वैभवशाली शासक कहलाता है। तो बारात भी उतनी ही ठाट वाट वाली आई थी। बहुत सारे रथ आए थे, ऊंट आए थे, हाथी आए थे। कहने का मतलब स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो थी रे, और कोई था ही नहीं, है ना। काली एंड ब्लैक शीशे वाली, है ना। तो कहने का मतलब बारात आई और बड़ा पूरे जैसलमेर में चर्चा हो रही थी। बारात जब आती है, बारात का डेरा होता है, आप समझ गए होंगे। और उस बारात के डेरे पर जब बारात आ जाती है तो लड़की पक्ष की, जो वधु पक्ष की महिलाएं हैं, गीत गाती हुई जाती है और दूल्हे का दर्शन करती है, कुछ भी बारात के लोगों का दर्शन करती है। और वहां जो गीत गाती है उस गीत का नाम होता है जड़ा। कौन सा गीत गाती है? जड़ा गीत गाती है, जड़ा। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है जला गीत कब गाया जाता है? जब महिलाएं बारात देखने जाती है, बारात के डेरे पे जाती है, जला गीत गाती है। तब उमा देवी भी साथ में गई थी, देखने गई थी कि मेरा भरतार आया कैसा है, मेरा वो क्या है, पंजाबी सरदार आया कैसा है। तो देखने गई। तो जब वो देख कर वापस आ रही थी तो उसने कमरे में लड़ाई होने की सी आवाजें आने लगी उसको। वहां गई तो उसके मॉम और डैड, लूणकर्ण जी और उसकी मम्मी, लड़ाई कर रहे हैं आपस में। लूणकर्ण जी कह रहे हैं कि आज मालदेव फेरे में आएगा, फेरों में बैठने के लिए आएगा तो मैं मालदेव को सल्टा दूंगा। इसको बहुत दिन हो गए, कभी पोखरण ले जाता है, कभी फड़ोदी ले जाता है, कभी क्या ले जाता है। और उसकी जो वाइफ थी यानी उमा देवी की मम्मी थी, वो समझा रही थी, अजी डावड़ो बावड़ा हो गया के आपनो दामाद लागे यारो, करया करो कि बावड़ा हो के ब्याह कर, बेटी ने विधवा बना सके। लेकिन लूणकर्ण नहीं मान रहा था। अब उमा देवी ने सुना, उमा देवी बेचारी कंफ्यूजन में, अब किसका साथ दे? एक तरफ मॉम डैड है, एक तरफ आधा पति, क्योंकि सगाई हुई अभी, फेरे नहीं हुए। और उस उमादे नाम की उस लड़की ने अपने पति का साथ देना स्वीकार किया, आधा विवाह को विवाह माना पूरा। और उसने लेटर लिखा कि आप फेरों में थोड़ा सावधान रहना, है ना, पापा का प्लान थोड़ा ऐसा है। और मालदेव बोला कि यार क्या लड़की है, देख अभी ब्याह नहीं हुआ फिर भी देखो मेरे पक्ष में है। उसने वापस लेटर लिखा कि टेंशन नहीं लेने की, मैं वैसे ही काबू में नहीं आने वाला, पर आपने बताया, थैंक यू सो मच, ये आपका जीवन भर एहसान रहेगा। और मालदेव ने अपने दो खास बॉडी बिल्डर टाइप में, शेरा टाइप में लोग बुलाए और बोला कि देख भैया मैं फेरा करने जा रहा हूं, फेरों में बैठने जा रहा हूं, लूणकर्ण जी फेरों में नहीं आने चाहिए। ओके डन। दोनों बैठ गए। लूणकर्ण जी जब जाने लगे तो उन्होंने बिठा लिया, अरे लूणकर्ण जी बैठो बैठो, शाम बैठेंगे, थोड़ा सा लगाएंगे अपन, दो पैग लगाएंगे आपस में। लूणकर्ण जी बैठ गए और दोनों स्टार्ट हो गए। लूणकर्ण जी बीच में उठ के जाने लगे कि मुझे कन्यादान करना है। कि नहीं नहीं बैठो, कन्यादान कोई भी कर देगा। और वास्तव में कन्यादान पहले कोई भी कर देता था, ठीक है। और इस तरह से उसकी लूणकर्ण की योजना असफल हो गई और मालदेव अपनी बारात लेके वापस आ गया जोधपुर। जोधपुर आया बारात में। अब मालदेव, शाम के टाइम था, वो जो फर्स्ट मिलन की बेला की बातें होती है वही बातें थी। मालदेव एकदम नशे में था और मालदेव पहुंच गया रूठी रानी के महलों में। रूठी रानी को पता चला कि मालदेव जी आए, राव जी आ गए हैं, राव कहते थे उनको, राव जी आ गए, राव जी आ गए। दासियों ने आके बताया तो रूठी रानी बोली, अपनी एक दासी थी साथ में लेके आई थी, भारमली। भारमली जैसलमेर की थी, ऐसे ही राजा को पड़ी हुई मिली थी कहीं पे, और ये उसने दासी पालने लग गया तो वो दासी बन गई थी। भारमली को कहा कि भारमली मैं अभी थोड़ी बनाव श्रृंगार कर रही हूं, मतलब अभी तैयार होने में टाइम लगेगा, राव जी आ गए, तू जाके उनको बोल दे कि थोड़ा समय लगेगा। और राव जी नशे में थे, भारमली सुंदर थी और कांड हो गया साहब। ओ जब रूठी रानी को पता चला, रूठी रानी को पता चला, रूठी रानी बोली कि ऐसा पति, ऐसा लिच्चड़ पति होने से पति हो ही नहीं। और भैया आपकी ये रानी, आपकी ये रानी आज जीवन रूठी रही, आज जीवन रूठ गई, रूठी रही, मालदेव से बात नहीं की, रूठ के। अब आपको एक सवाल यहां से यह बनेगा कि ये रूठ के कहां कहां रही, मालदेव की जो रानी थी रूठ के कहां कहां रही। तो आपको एक बात तो याद रखनी, तारागढ़, ठीक है, अजमेर वाला, ठीक, गुंदोज, गुंदोज नाम की जगह है। और फाइनली लास्ट में आपको याद रखनी केलवा, ठीक है भैया, है ना। रानी कहां कहां रही? तारागढ़, गुंदोज, केलवा। हाँ, केलवा मेवाड़ में भैया, फाइनली लास्ट में मेवाड़ ही चली गई थी। और रानी आजीवन रूठी रही, मालदेव से मानी ही नहीं। एक बात क्लियर। अब स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जब कहते हैं कि शेरशाह का आक्रमण हुआ, उसके बाद कुछ सरदारों ने समझाया कि तेरी गलती है भैया, तू ऐसा नहीं करना चाहिए था, और रूठ गई वो, तुझे मना खिलाना चाहिए। मालदेव को भी पता था गलत किया मैंने। मालदेव बोला ओके मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं, मैं सॉरी बोल दूंगा, प्लीज मीटिंग कराओ मेरी। तो कहते हैं कि रानी को मनाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? ईश्वरदास बारट।
किनको भेजा गया? ईश्वरदास बारठ जी को भेजा कि जाओ बनाओ। बारठ जी ने बनाया और बारठ जी कहते हैं कि उनको लेके आए। बारठ जी जोधपुर से बाहर तक आ गए थे, मतलब जोधपुर में अभी प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है ना। तभी अन्य जो रानियां थी मालदेव की, वो एक व्यक्ति और है उनके पास पहुंची। याद रखना, आशा बारठ इनके पास पहुंची, ठीक है। आशा बारठ जी के पास पहुंची और बोली कि देखो भैया गलत बात है ना, अब नहीं आना चाहिए ना रानी को। आशा जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, अब नहीं, इतने साल अलग रही तो अब नहीं आना चाहिए, जरूरी है, रानी के स्वाभिमान की बात है वो है। तो आज जी को कहा कि आज जी आप समझाओ ना जाके रानी को कि नहीं आना चाहिए। अब जो गेट के बाहर आई रानी, पालकी आई, तो आज जी वहीं कोने में खड़े हो गए और उन्होंने वहां पे श्लोक बोलना चालू कर दिया कि पीव रखे तो मान, तज मान रखे तब तज पीव, दो ए गेहंद ना बंदे एक ठाणे ठाम। कहते हैं कि या तो तू है ना रानी जी, इसका अर्थ मैं समझा देता हूं आपको कि या तो पिया को रख ले, पीव पिया पति, या मान यानी स्वाभिमान को रख ले, ठीक है ना। अगर पिया रखेगी तो स्वाभिमान नहीं मिलेगा, स्वाभिमान रखेगी तो पति जी नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार एक खंबे पे या एक खूंटे पे दो हाथी नहीं बन सकते, वैसे ये दोनों चीजें नहीं रहेगी। और रानी को भाई साहब माइन लागी चाटा चूंटी पाछी, रानी को स्वाभिमान जाग गया, भाटी लगे ना, भाटियों के स्वाभिमान जाग गया वापस। और रानी यहां से, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, ये घटना गुंदोज की है, गुंदोज पास में ही है ना। और रानी सीधी बाईपास निकल गई, केलवा पहुंच गई मेवाड़ में। केलवा में उन्होंने क्या, मालदेव के एक दत्तक पुत्र थे, मालदेव के एक बेटे थे, सॉरी दत्तक पुत्र तो रानी के हो गए, गोद लिया उनको और उनके पास ही रही थी आजीवन। राम सिंह नाम था उनका, राम सिंह इनकी सेवा करता है। रानी वहां से चली गई और मालदेव देखता का देखता ही रह गया। कहानी तो यहां तक ही है पूरी, पर कहानी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, थोड़ी सी आगे। कहते हैं कि रानी तो आई नहीं, भारमली वहीं थी, जोधपुर में थी, भारमली दासी, जिसकी वजह से ये सब कुछ पंगा हुआ, ठीक है ना। अब भारमली बेचारी धीरे धीरे मन ही मन में अपने आप को दोषी मानती है, टेंशन में रहती है, बोलती नहीं, चुपचाप रहती है। मालदेव आया मिलने, स्वीट हार्ट टेंशन किस बात की, क्या इतनी टेंशन क्यों रहती है तू, कि क्या करूं, घर वाले मुझे ओढ़ मार देंगे, घर वाले बोलेंगे घर उजाड़ दिया हमारी बेटी का, वो तो मालदेव का तू टेंशन मत ले, एक बार एक काम कर, तू थोड़े दिन जैसलमेर घूम के आ जा। कर, किस मुंह से जाऊं, मुझे वो बोलेंगे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, चिंता मत कर वो कुछ नहीं बोलेंगे। और भारमली को जैसलमेर भेजा। अब भारमली जैसलमेर आई। अब यहाँ पे जो एक राजकुमार थे रघुवीर सिंह जी थे, उनकी दो रानियां थी, ठीक है, दो रानियां थी उनकी। और रघुवीर सिंह जी ने जब भारमली को देखा तो भारमली खुद एक सौंदर्यवान स्त्री थी और रघुवीर सिंह जी भारमली के आगे पीछे मुंडरा हुआ, एकदम बावरे बन गए पूरे के पूरे। अब दोनों रानियों को टेंशन कि यार एक वहां तो उजाड़ के आई है और अब अपना काम भी फिट कर देगी ये। पहले एक रानी दूसरी रानी को बोली कि तू ही कुछ कर सकती है, कि क्यों मैं कैसे। जो दूसरी रानी थी उसका एक भाई था, उसका एक भाई था, है ना, बागा, क्या नाम था, बागा, और कोटड़ा का था। कोटड़ा बाड़मेर में एक जगह का नाम है, इसलिए बागा कोटड़िया ऐसे नाम से जाना जाता है, बागा कोटड़िया। बागा करता क्या है, बागा डकैती है, धड़ाईती है ना, धाड़े डालता है, धड़ाईती है, ये डाके डालता है वगैरह काम करता है। तो अगर तुम तेरे भाई को बोल, वो इस समय कोई हेल्प कर सकते हैं। तो उस दूसरी रानी ने बागा को बुलाया कि आजा भाई। बागा आया, क्या क्या बात होगी, कि बोला भाई क्या बताऊं, ये आई हुई है, देख वो मटक रही है ना। वहां पे एक मेरी ननद है उमा दे, उसका तो घर उजाड़ी दिया उसने, वो तो तूने सुना ही होगा। हाँ कहा सुना मैंने। और अब देख तेरे जीजो सा ना बॉर्डर पे ही खड़े हैं, तो इसके आसपास मंडरा रहे सारे दिन, मुझे तो टेंशन होती है भाई। तो बोला कि तू चिंता मत कर, कल सुबह मैं जब रवाना हूं तब तू खुद मत आना, सीख देने के लिए, सीख देते हैं बच्चों, है ना, विदाई। और तू किसको भेजना है, भारमली को भेज देना। ठीक है डन। बागा सुबह चाय पी, उठा और बोला कि मैं चलता हूं। तो रिश्तेदारों ने बोला कि रुको बाग जी कहां जा रहे हो, कि नहीं यार काम आ गया, कोई धड़ा डालना है एक डंका सा, चलता हूं। और वो ऊंट पर बैठ गए। ऊंट पर बैठ कर बहन को बोला तू आजा जल्दी से, सीख देते जो भी घर पे देनी है माँ बाबू जी के लिए, कुछ के लिए। तो बहन नाटक कर रही है, क्योंकि पहले से प्लान था कि देख मेरी लुगड़ी नहीं मिल रही, मेरी ओढ़नी कहां चली गई, मैं तो चप्पल ही नहीं पहन रखी, देख देख मेरे तो हाथ घी में है, मेरा हाथ तो तेल में है। तो एक काम कर भारमली तू दे दे वो थैली उठा के। भारमली जो थैली लेके गई और बागा ने भारमली को ऊंट पे बिठा लिया, ऊंट का दे तड़ी जय श्री राम, भारमली को लेके भाग गया। अब कहते हैं कि जैसलमेर से कोटड़ा जाते जाते बागा को भारमली से और भारमली को बागा से अत्यंत प्रेम हो जाता है। जी हाँ, एक बहुत अच्छी लव स्टोरी, बहुत शानदार लव स्टोरी यहां से शुरू होती है, ठीक है ना। बागा भारमली, और साहब कोटड़ा में चला जाता है, वहां पे रहने लग जाता है। अब मालदेव को पता चला कि यार अल रूठी रानी भी गई और भारमली भी गई। अब तो बगा तो गई थी कि गई, सब कुछ ले गई साथ।